डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम हाइब्रिडेशन को एक्सपेंड करना सीखेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हाइब्रिडेशन किसी भी कंपाउंड का निकालना तो आता है, किसी भी मॉलिक्यूल का निकालना तो आता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल और किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन संकरण निकालना सीखेंगे तो उसके अंदर ये टेबल का नॉलेज होना सबसे पहले ज़रूरी है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हाइब्रिडाइजेशन, एंगल, ज्योमेट्री, शेप, संकरण, कोण, ज्यामिति, आकृति। ये आज का वीडियो डियर स्टूडेंट्स, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एज वेल एज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर एस पी हाइब्रिडेशन है तो उसमें एंगल होता है 180 डिग्री का, ज्योमेट्री होती है उसकी लीनियर, सरल रेखीय, और आकृति यानी शेप होता है उसका इस तरह से। ठीक, अगर sp2 हाइब्रिडेशन है तो उसमें एंगल होता है 120 डिग्री का, ज्योमेट्री इसकी होती है ट्रायगोनल यानी त्रिकोणीय, और शेप होता है इस तरह से। अगर हम sp3 हाइब्रिडेशन की बात करें तो उसमें 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, ज्योमेट्री इसकी होती है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी, और शेप होता है कुछ इस तरह से। उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, sp3d हाइब्रिडेशन है तो उसमें एंगल होता है 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी दो एंगल होते हैं उसमें, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा जब हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तब। और यहाँ पर ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। देखिए स्टूडेंट्स, होता ये है कि जिस तरह से हम ज्योमेट्री को लिखते हैं उसी तरह से हमें एंगल भी लिखना पड़ता है। जैसे ये ट्राइगोनल 120 डिग्री, बाय पिरामिडल 90 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए, अगर sp3d2 हाइब्रिडेशन है तो एंगल होता है उसमें 90 डिग्री का, और ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, और उसका शेप ये है। ठीक है, sp3d का शेप ये है, sp3d2 का शेप ये है, और उसके जस्ट बाद ये है sp3d3। sp3d3 में एंगल होता है 72 डिग्री का और 90 डिग्री का। ज्योमेट्री इसकी है पेंटाकोनिकल बायपिरामिडल। ठीक है, पंचभुजी द्विपिरामिड। अगर आप इस शेप को देखें, ये देखिए 1 2 3 4 5 पेंटाकोनिकल, एंड दिस इज द बायपिरामिडल। ठीक है, पंचभुजी है, और ये जो एंगल होता है 90 डिग्री का उसको हम लोग बोलते हैं द्विपिरामिड यानी बायपिरामिडल। तो यहाँ एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हाइब्रिडेशन की जो टेबल है जिसके अंदर हाइब्रिडेशन, एंगल, ज्योमेट्री और शेप दिया हुआ है, तो ये जब तक आपको नहीं आएगा तब तक हम हाइब्रिडेशन को एक्सप्लेन जल्दी से नहीं कर पाएंगे। कर तो लेंगे लेकिन जल्दी से नहीं कर पाएंगे, और हमें जल्दी से करना आना चाहिए। तो उसके लिए ये टेबल का आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट, पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं। सबसे पहले, अगर हाइब्रिडेशन sp आता है, sp2 आता है और sp3 आता है, तो आपको s का शेप, p का शेप दोनों को ओवरलैपिंग करना पड़ेगी, तब जाकर के आपको ये वाला शेप ऑब्टेन होगा। इसी तरह से अगर sp2 हाइब्रिडेशन है तो उसमें s एंड p दोनों की ओवरलैपिंग करने के बाद आपको यहाँ पर ये ट्राइगोनल यानी त्रिकोणी ये वाला शेप आएगा। उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, sp3 हाइब्रिडेशन है तो उसमें s एंड p के 3 ऑर्बिटल्स ये कंबाइन होते हैं, ये मिलते हैं, और यहाँ पर टेट्राहेड्रल यानी इस तरह का शेप ये आपको बनाना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हाइब्रिडेशन sp हो, sp2 हो, sp3 हो, तो s एंड p को कंबाइन करके फिर आपको ये ज्योमेट्री यानी ये आकृति बनाना है। लेकिन हाँ, अगर हाइब्रिडेशन मान लो sp3d, sp3d2 और sp3d3 है, तो आपको डायरेक्ट शेप बनाने की ज़रूरत है। आपको डायरेक्ट शेप मतलब sp3d आया यानी आप ये वाला शेप बनाएंगे, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। sp3d2 आया तो आपको बनाना पड़ेगा ये ऑक्टाहेड्रल। और अगर मान लो यहाँ पर sp3d3 है तो आपको ये वाला शेप बनाना पड़ेगा पेंटाकोनिकल बायपिरामिडल। तो इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इन टेबल को ध्यान में रख करके आपको चलना है, और अब हम एग्जाम्पल लेते जाएंगे तो आपको ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं
उनके हाइब्रिडेशन आपको इजीली पता चल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी शुरुआत हो रही है इस मॉलिक्यूल के साथ। जैसे हम सबसे पहले ले रहे हैं यहाँ पर CH4। CH4 का मतलब होता है मीथेन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकालना चाह रहे हैं तो याद रखिए उस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है उसको ही हम चूज़ करते हैं हाइब्रिडेशन के लिए, उसको ही हम चुनते हैं संकरण के लिए। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान से देखें कि ये CH4 है और CH4 में यहाँ जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, कार्बन है। तो हम क्या करते हैं, कार्बन को हमने चूज़ कर लिया। अब चूज़ करने के बाद क्या होता है कि यहाँ देखें हमने C लिखा। आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, ये 6 होता है। तो याद रखिए एक बात कि अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हो, अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 और 2p2। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाइब्रिडेशन में आपको जानना ज़रूरी होता है कि किसी भी एटम के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडेशन में। होता ये है कि ये देखिए यहाँ पर ये 2s एंड 2p के 2s एंड 2p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और 1s का जो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब दिमाग में बात आती है क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है हाइब्रिडेशन में ऐसे ऑर्बिटल्स को लिया जाता है जिनकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर हो, यानी कि संकरण में हम ऐसे कक्षक को लेते हैं जिनकी ऊर्जा लगभग क्या होती है, समान होती है। तो यानी कि आप 1s को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, हम इस मेथड को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। हम किस मेथड को यूज़ करेंगे, जैसे आपके सामने यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर है 6, तो आप उसको बोरबरी लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये 6 को आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से। आप यहाँ पर लिखोगे 2 एंड दैट इज़ अ 4, आपने ये 4 लिख दिया। अब याद रखिए ये n=1 है और ये n=2 है। 2 का मतलब होता है कि इसमें 2 सबशेल होंगे, यानी S एंड दैट इज़ अ P, ठीक है। अगर यहाँ 1 है तो इसमें एक सबशेल होगा S। अगर यहाँ n=3 होता तो उसमें 3 सबशेल होते हैं S, P और D, और 4 होता तो S, P, D, F होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो आप 2 और 4 लिखोगे, n=1 n=2 लिखा, 2 का मतलब होता है इसमें S, P, ठीक है। अब ये जो 2 है ऊपर आप इस S और P के आगे लगा दीजिए, ये देखिए तो ये 2s हो गया और 2p हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर 4 हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं और F में 14 आते हैं। आपके पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, तो पहले S में 2 इलेक्ट्रॉन आप रख दो। अब कितने बचे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो आप क्या करोगे, P में भी आप 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, तो यहाँ 2s2 और 2p आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी देखिए ना आपने क्या किया, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 1s2 2s2 2p2 किया। हमने इस वैलेंस शेल का जो ऑर्बिटल है उसी को चूज़ किया है, हमने 1s को चूज़ नहीं किया। क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, अलग होती है, ठीक है। हम सिमिलर एनर्जी वाले यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही यूज़ करते हैं, किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, संकरण के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर देखें कि अब आपके पास इस कार्बन के लिए 2s2 और 2p2 आ चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, आप डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन में 3 स्टेट होती हैं, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। हिंदी में कहते हैं इसको सामान्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था और संकरित अवस्था। तो देखिए यहाँ 2s2 और 2p2 को कैसे लिखा जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर है ये ग्राउंड स्टेट, ये लिखा मैंने यहाँ पर ग्राउंड स्टेट, ये देखिए, और यहाँ पर लिखा मैंने एक्साइटेड स्टेट, ये देखिए, और फाइनली मुझे लिखना है यहाँ पर हाइब्रिडाइज्ड, ये देखिए हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं सामान्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था और संकरित अवस्था। आप चाहो तो स्टूडेंट्स शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, अभी बताएंगे आपको, है ना, जैसे GS, ES एंड HS,
ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो 2s और 2p लिखा है इसको आपको बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल ऐसा कैसे लिखना है। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये 2s में आप एक ऑर्बिटल बना दीजिए, क्योंकि आपको पता है s में एक ऑर्बिटल बनता है और p में 3 ऑर्बिटल बनते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख दो। सिमिलरली यहाँ पर 2p है, आप जानते हो p में 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये px py pz होता है, आपको पता है। अब क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है तो पहला आप 1 एंड देयर इज क्लॉकवाइज, अनदर वन दिस इज आल्सो क्लॉकवाइज। अब ये देखिए यहाँ पर आपने 2s2 2p2 इस तरह से आपने कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें होता क्या है, एक्साइटेड स्टेट में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने 4 है, तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने करना है, 4 करना है ना, कितने करना है 4। तो यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा ये 3। ये देखिए 1 2 3, इसको हम लोग कहेंगे px py pz। एक बार स्टूडेंट्स फिर से आपको क्लियर कर दूँ, 2s2 ये देखिए 2s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 2p2 2p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल है, आपको 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे कर दिए। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर चला जाता है, क्यों, क्योंकि हम इसको एनर्जी देते हैं, तब ये जो एंटी क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी लेकर ये क्लॉकवाइज यानी इस तरह से हो जाता है। अब हाइब्रिडेशन स्टेट में क्या होता है, ये सब कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन जब हो जाएंगे तो एक ऑर्बिटल इसका 3 ऑर्बिटल इसका, टोटल कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल हो चुके हैं स्टूडेंट्स 4। देखिए स्टूडेंट्स ये 4 ऑर्बिटल हो चुके हैं जिन्हें हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए ये 1 2 3 4, तो अब हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, ये देखिए s और p3, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन हो चुका है sp3। और स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडेशन के अंदर ये देखिए एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ज्योमेट्री होती है इसकी टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फल की, यानी ये वाला शेप जो है हमको बनाना है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था अगर हाइब्रिडेशन sp होता है sp2 होता है या फिर sp3 होता है तो हम उसके लिए s और p दोनों के बीच में ओवरलैपिंग करेंगे और फिर इस तरह से बनाएंगे। और जब sp3d sp3d2 sp3d3 इस तरह से अगर हाइब्रिडेशन होता है यानी कि sp sp2 sp3 नहीं होकर sp3d sp3d2 sp3d3 होता है तो हम उनके डायरेक्ट शेप बना सकते हैं। ये बात तो मैंने आपको क्लियर कर दी थी पहले, है ना स्टूडेंट्स। अब क्या होगा कि जैसे sp3 है तो यहाँ पर आपको पता है ये s है और ये px है, ये py है और ये pz है। एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये देखिए ये s px py pz, तो ये s है तो s का जो शेप है वो आप सर्कुलर यानी इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए इनमें एक्सिस आप कैसे भी बना सकते हो, जैसे आप यहाँ पर x कर दो y कर दो z कर दो, ये आप पर डिपेंड करता है, ये आप एक्सिस कैसे भी ले लें। अब देखिए px py pz px py pz ये 3 ऑर्बिटल, तो आप क्या करोगे, आपको पता है s का स्फेरिकल शेप होता है तो s का शेप तो आपने बना दिया। अब आपको px py pz p का शेप क्या होता है, डंबल शेप होता है। आप क्या करोगे, डंबल शेप को px पर py पर और pz पर इन तीनों पर क्या करोगे, बनाओगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम x y z ये हमने 3 एक्सेस लिख ली। अब क्या करेंगे हम px py pz के लिए डंबल शेप बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए px, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स py एंड दैट इज अ pz, ये आपने बना दिया। अब आपको पता है इनको हम लोब्स बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक पोली यानी लोब्स यहाँ पर है 7, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है यानी ये दोनों हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्यों बनाना है, तो देखिए ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑर्बिटल हैं इसलिए आप 4 लोब्स को जिंदा रखो बाकी सबको मार दो। कहने का मतलब यहाँ पर लोब्स कितनी है 1 2 3 4 5 6, इसको मिला के 7। ये जब ओवरलैप करेंगे तो आपको
बिटल कितने, बिकॉज 4 हैं, तो लोब्स आप कितने जिंदा रखोगे, 4। किस तरह जिंदा रखोगे, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता दूँ, लाइक दिस, ये देखिए 1 एंड दैट इज अ 2 एंड दैट इज अ 3 एंड नाउ दिस इज द 4, और यहाँ पर ये देखिए इनके लॉब्स ही बना दीजिए, ठीक है। कुल मिलाकर के ये sp3 का आपने ये शेप बना लिया है, ज्योमेट्री इसकी है टेट्राहेड्रल, और एवरेज एंगल जो होता है स्टूडेंट्स आपको पता है 109 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो ये तो अभी आपने जो शेप बनाया है स्टूडेंट्स, ये किसके लिए बनाया है, कार्बन के लिए बनाया है। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर C के साथ कौन है, हाइड्रोजन है, और आप ये जानते होंगे स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट है। एस ब्लॉक एलिमेंट होने की वजह से उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है इसके अंदर आप 4 स्फेरिकल, यानी जो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको क्या करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे। तो जो ओरिजिनल जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से आएगा, तो चलिए इसको बता के, ये देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप इसको ड्रॉ कर लें, फिर इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसको ड्रॉ एंड अनदर दैट इज अ 4, यू नो, इस तरह से आप ऐसे कर लीजिए। अब आपको मैंने क्या बताया कि हाइड्रोजन का शेप जो है वो स्फेरिकल होता है। कहीं पर भी आपको हाइड्रोजन दिखेगा तो याद रखिए आप स्फेरिकल शेप बनाएंगे। कैसे, देखिए ये सेंटर में आप कार्बन लिख सकते हो यहाँ पर, और अब हाइड्रोजन को हम बनाएंगे स्फेरिकल लाइक दिस, हाइड्रोजन, स्फेरिकल लाइक दिस, हाइड्रोजन, स्फेरिकल, हाइड्रोजन, एंड नाउ दिस इज आल्सो हाइड्रोजन। तो आपने देखा कि ये जो हाइब्रिडेशन है ये sp3 का किसके लिए हमने किया, CH4 मॉलिक्यूल के लिए। तो इतना क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के जस्ट बाद हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। इस बार स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये ले रहे हैं BF3 का। BF3 में सेंट्रल एटम बोरोन है, हमने बोरोन को लिखा, एटॉमिक नंबर इसका 5 होता है, उसको लिखेंगे हम 2 एंड दैट इज अ 3। फिर ये n=1 है, n=2 है। आप जानते हो हाइब्रिडेशन में जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, यानी जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, यानी संयुक्ता कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये लास्ट शेल, इसको ही हम चूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको पता है n=2 है, तो इसमें 2 सब शेल होंगे S एंड P। इसमें n=2 है तो 2 सब शेल S एंड P है। अब आपको पता है ऊपर 2 है तो यहाँ लिख लो 2 2, इलेक्ट्रॉन 3 है तो 2s2 एंड 2p1। तो ये हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो डियर स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है तो इसको आप अबव प्रिंसिपल 1s2 2s2 और 2p1 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो लास्ट शेल उसे ही लेंगे हम, जैसे 2s एंड 2p को लेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये 1s इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि एनर्जी इसकी कम होती है, सिर्फ 2s एंड 2p पार्टिसिपेट करेंगे। कहने का मतलब ये कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। संयोजकता कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पर 2 था, n=2 था, तो आपने क्या किया, यहाँ पर S और P किया। फिर यहाँ पर 2 है तो इनके आगे 2 और 2 लगा दिया आपने। आपको पता है यहाँ 3 है तो S में 2 आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर एक रह गया तो P में 1, ठीक है डियर। तो 2 1 इनको ऐड करोगे 3, ये 3, ठीक है। और भी क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और क्लियर कर देता हूँ मैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह बात आप जानते हैं, ठीक है। अब इसीलिए आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि S में हमने 2 इलेक्ट्रॉन और P की जो लिमिट है वो 6 है, मगर हमारे पास क्या 1 बचा, क्योंकि 3 थे टोटल, तो 2 यहाँ 1 यहाँ, तो इस तरह से ये 3 हो गया। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है हाइब्रिडेशन में 3 स्टेज होती हैं, ग्राउंड स्टेट, एक्साइट स्टेट, हाइब्रिड स्टेट। तो यहाँ पर ये 2s और 2p को हम ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए ये ग्राउंड स्टेट, यहाँ पर हो जाएगा ये एक्साइट स्टेट और ये हो जाएगा हाइब्रिडाइज स्टेट।
अब ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने सिंगल ऑर्बिटल, क्योंकि s में सिंगल ऑर्बिटल बनता है, इलेक्ट्रॉन कितने स्टूडेंट्स में 2, ये वाले, तो यहाँ 2 कर दो। फिर 2p आपने p किया, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना 1 है, तो आपने 1 कर दिया। अब ये तो ग्राउंड स्टेट था, एक्साइड स्टेट में क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये जो एंटी बॉन्डिंग, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये देखो ये क्लॉकवाइज है डियर स्टूडेंट्स, और नीचे वाला क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये जंप करेगा, कहाँ, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन लिख लिया, ये वाला तो ऊपर चला गया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए इस तरह से। ठीक, अब आपको पता है कि ये px है, ये py है और ये pz है। ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक्साइड स्टेट में ये जो ऑर्बिटल है किसका, 2s का, और यहाँ पर 2p के कितने ऑर्बिटल हैं, 2, क्योंकि जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ओवरलैप होते हैं, वही अतिव्यापित होते हैं। तो यहाँ इनको कंबाइन कर दो इस तरह से, तो ये sp2, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये sp2, ये हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। ठीक, इतना क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि sp2 हाइब्रिडेशन हमने यहाँ तक कर लिया। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप पहले s का ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर px और py का बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, s के लिए आप ऐसे चलेंगे, x y z ऐसे लिख दो, फिर px और py, देखो ना px py, तो प्लस करने के बाद आप यहाँ पर ये एक्सेस बना लीजिए x y और z, मगर आपको px और py के लिए डंबल शेप बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपने px के लिए डंबल शेप बनाया, फिर आपने यहाँ पर py के लिए डंबल शेप बनाया। अब बिकॉज लोब्स कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं कि बिकॉज यहाँ पर ऑर्बिटल कितने हैं, 3, तो 3 ऑर्बिटल हैं, 3 कक्षक हैं यहाँ पर, इसीलिए ये सब आपस में मिलते हैं, 3 ऑर्बिटल को जिंदा रखते हैं, बाकी सबको मार देते हैं। तो इसलिए इनको मिलाकर, इनको ओवरलैप होने के बाद जो इनका शेप बचता है या बनता है वो कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से बनता है। ये देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, एक दिमाग में बात आ रही होगी आपके कि ये तो ठीक है बन रहे हैं, छोटे छोटे से क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, आप बहुत अच्छे से जानते हो, जब इसका इनका कॉम्बिनेशन आपस में होता है तो जहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो लोब्स तो बड़ी रहती है, लेकिन उसके बाद वाली जो लोब्स होती है वो छोटी रह जाती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये एस है और मान लो ये पी की इस तरह से, आपको पता है पी की लोब्स कैसी होती है, पी की लोब्स ऐसे होती है, ऐसे। ठीक है, यहाँ से देखिए ऐसे। अब मान लो ये इसके साथ क्या हो रही है, कंबाइंड हो रही है, ओवरलैप कर रही है, इसके साथ अतिव्यापित हो रही है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जो इसकी ये वाली जो लोब्स है ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाती है इस तरह से, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ जाती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए लोब्स, ये वाली लोब्स तो बड़ी बनती है, ये वाली क्या बनती है, छोटी। तो ये थोड़ा सा क्लियर किया मैंने। अब आपने यहाँ पर क्या देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन में ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री तो ये आपने बना ली। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हाइड्रोजन है तो उसका स्फेरिकल शेप बनाओ, और अगर हाइड्रोजन नहीं है, मान लो कोई हेलोजन है, हेलोजन का मतलब होता है जैसे FCl Br I, यानी कोई भी दूसरा एटम होता है जो हाइड्रोजन नहीं हो, उस कंडीशन में हम उसका डंबल शेप बनाते हैं। एक बार फिर से, हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में रखा गया है, इसीलिए हम इसका स्फेरिकल शेप बनाते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, और पी ब्लॉक एलिमेंट होने की वजह से पी का हम डंबल शेप बनाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमको किसका
हाइब्रिडेशन करना था डियर स्टूडेंट्स, BF3 का करना था, तो यहाँ पर कौन है ये F, और F कहाँ होता है पीरियोडिक टेबल में, P ब्लॉक में होता है। तो हम यहाँ पर डंबल शेप इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। एक डंबल शेप हम यहाँ बना लेंगे, ये देखिए F कर दिया हमने, एक हम यहाँ बना लेंगे, ये F कर दिया, एक हम यहाँ बना लेंगे ऊपर, ये F, इस तरह से। और इसको क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, तो चलो मैं इसको क्लियर कर दूँ। पहले आप यहाँ पर ये वाला शेप देखिए, इस तरह से यहाँ पर ऐसे कर दिया हमने लाइक दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो मेहनत हमने किसके लिए की, बी के लिए, तो सेंटर में कौन है, बोरॉन, यहाँ पर सेंटर में बोरॉन है। अब आप बिकॉज BF3 का स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो F क्या है, ये P ब्लॉक एलिमेंट है, और इसका शेप क्या होता है, डंबल, तो आप डंबल शेप बना लो यहाँ पर ऐसे, ये आपने F, यहाँ पर आप F, और यहाँ पर भी आप F कर सकते हो इस तरह से। तो इसका शेप अब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये शेप कौन सा है, आप जानते हो, ट्रायगोनल, ठीक है, यानी त्रिकोणीय, ये ट्रायगोनल। एंगल कितना है स्टूडेंट्स, आप जानते हो 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। और हाइब्रिडेशन तो आपको पता ही है कौन सा है, sp2। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये शेप मैंने किस तरह से बनाया। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको फिर से एक चीज़ बताना है, बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए, कि देखिए कि अगर हाइब्रिडेशन sp, sp2 और sp3 इनमें से कोई भी आता है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है सबसे पहले जानते हैं इसका शेप बनाएंगे, फिर p का शेप बनाएंगे, उसमें जो भी हो, px होता है, py, pz कोई भी होता है, फिर उसके बाद इनको कंबाइन करके फिर ये वाला शेप बनाएंगे। जैसे हमने sp3 की बात की थी, तो s का 1 यानी ये शेप, और P3 यानी P3 का मतलब होता है S का तो स्फेरिकल शेप हो गया, और PX, PY, PZ यानी P3, ये देखो PX, ये PY और PZ, इनको कंबाइन करके हमने ये बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं sp3 का ये ज्योमेट्री है, sp3 संकरण की ये ज्यामिति है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडेशन की ये ज्योमेट्री है, यानी शेप है उसका, ठीक है, टेट्राहेड्रल। ये बिल्कुल क्लियर हो गया इतना। इसी तरह से अभी हमने इसकी बात की, ये देखिए यहाँ पर भी S, क्योंकि ये sp2 था, तो ये S, px और py, इनको कंबाइन करने के बाद फिर हमने ये वाला शेप बनाया स्टूडेंट्स, ये वाला ट्राइगोनल। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी स्टूडेंट्स, क्या कि जब भी sp, sp2, sp3 इसमें से हाइब्रिडेशन पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब मान लो इनमें से sp3d, sp2 और sp3 में से कोई भी हाइब्रिडेशन आता है, तो आप उसका डायरेक्ट शेप बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको इसका एक एग्जांपल बता दूँ पहले, चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये देखिए ये है PCl5, ठीक है। अब PCl5 में जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, फास्फोरस, तो इसको ले लिया। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 15। 15 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2, 8 और ये 5 ऐसे लिख लो, लिख लिया। अब यहाँ पर n इक्वल टू क्या आएगा, 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ठीक है, ये 3। आपको पता है हम हाइब्रिडेशन में किसी भी एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बोर बड़ी लॉ से तो करते ही हैं, लेकिन लास्ट वाले शेल को ही यूज़ करते हैं, यानी आखिरी वाले कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही उपयोग करते हैं। तो n इक्वल टू 3 है, तो नेचुरली यहाँ पर 3 सबशेल होंगे, S, P और D, ठीक है। यहाँ 3 लिखा है, तो इन सब के आगे लिख लो 3, 3, 3। अब इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 3s2 और 3p3, भाई 5 थे, S में 2 आ गए, बाकी बचे हुए P में आ गए 3, और D में क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, 0। तो आपने देखा 3s2, 3p3, 3d 0, इस तरह से आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, ठीक है। अब इसी को आप क्या करोगे, ग्राउंड स्टेट में लिखोगे, यानी कि सामान्य अवस्था में लिखोगे। तो चलो इसको देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपने लिखा, ये देखिए ग्राउंड स्टेट, ठीक। फिर यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग एक्स स्टेट, और यहाँ लिख रहे हैं स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइज स्टेट। अब देखो 3s यहाँ लिख लेते हैं, फिर यहाँ 3p लिख लेते हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट 3d लिख लेते हैं, ठीक है। अब 3s में s मीन्स 1 ऑर्बिटल, p मीन्स 3 ऑर्बिटल,
एंड डी मीन्स 5 ऑर्बिटल, यू नो, इतना तो आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ एस में इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो आप 2 कर दीजिए। पी में कितने 3, और तीनों क्या आ जाएंगे क्लॉकवाइज, सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएंगे। अब एक्साइड स्टेट में क्या होगा, ये जो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, जब इसको हम एनर्जी देते हैं तो ये क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बचेगा सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये वाला बाउंस करेगा और ऊपर पहुँच जाएगा यानी यहाँ, और ये 3 ऐसे कैसे ही रहेंगे, ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन बाउंस करके यहाँ गया तो डी में हम पहुँचा देते हैं उसको, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स वो यहाँ आ गया। अब 1 और देखो 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, 3 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में। तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये ओवरलैप हो जाएंगे, ये जो कक्षक है ये क्या हो जाएंगे, अतिव्यापित हो जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो एस का 1, पी के 3 और डी का 1। तो यहाँ पर ये 5 ऑर्बिटल को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, और यहाँ हो जाएगा ये sp3d। अब sp3d का जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट शेप बनाएंगे, अब डायरेक्ट शेप मतलब ये वाला शेप बनाएंगे, ठीक है, sp3d डायरेक्ट ये शेप। अब देखिए कैसे बनेगा ये, आपको कुछ इस तरह से करना है, ये देखिए यहाँ से इस तरह से ऐसे कर दिया आपने, सेंटर में आप यहाँ पर लाइक दिस इस तरह से, फिर इसको इस तरह से, इसको इस तरह से कर दीजिए, कर दिया। ऊपर से आप स्ट्रेट लाइन लेना है, ये देखिए वो स्ट्रेट लाइन वो नीचे की तरफ मूव करेगी। यहाँ पर P लिख लो और हर तरफ लिख लो Cl 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 और यहाँ पर Cl। अब देखें आप, ये शेप की बात की जाए तो ये देखो ट्राइगोनल, और ये हो जाएगा यहाँ पर बाइपिरामिडल। आपको पता है ट्राइगोनल में जो एंगल है कितना है, ये देखिए 120, यहाँ तक ये भी 120 और ये भी 120, तो ये है 120 का एंगल। और दूसरा जो स्ट्रेट में है आप देख रहे हैं, ये देखिए लाइक दिस एंड दिस, तो यहाँ जो ये एंगल है इतना, ये क्या है 90 डिग्री का। तो आपने देखा इस तरह से यहाँ पर 2 एंगल अपन को नज़र आ रहे हैं, 120 और 90 डिग्री, ठीक। शेप कौन सा है इसका, मतलब ज्योमेट्री क्या लिखेंगे इसकी हम, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आप यहाँ पर लिख दो, ये देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये आपने इतना लिख दिया, ठीक है। अब हाइब्रिडेशन तो पता ही है आपको स्टूडेंट्स, क्या है इसमें हाइब्रिडेशन, sp3d, तो आप यहाँ पर अगेन लिख दो sp3d। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स कि ये वाला शेप भी आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है।